सुबह से ही घर में चहल पहल और भाग दौड़ मची हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे। हर एक चेहरा खुशी से चमक रहा था। घर में काम भी हो रहा था और साथ में हंसी मजाक भी चलता जा रहा था। मेरी दोनों बहनें घर के कामों में लगी हुई थीं और दूसरी तरफ मेरी माँ भी लगातार कभी किसी काम को लेकर आवाज देती तो कभी किसी और काम को लेकर, जिस वजह से उनका गला भी धीरे धीरे बैठता जा रहा था। मैं उन्हें कई बार समझाता कि माँ, आप फिक्र मत करो, सब काम समय से हो जाएंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो जैसे पूरा घर सिर पर उठा रखा था। उन्हें हर चीज की बहुत फिक्र लगी हुई थी कि कहीं मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। दूसरी तरफ मेरे पापा का भी यही हाल था। उन्होंने तो ठीक से अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं था कि उनके ही बेटे की शादी है, तो उन्हें थोड़ा अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। बल्कि वो अपना सारा ध्यान घर के और बाहर के कामों में ही लगाए हुए थे। वो चाहते थे कि शादी के इंतजाम में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। मिठाई से लेकर फूल और बाकी खाने पीने के सारे इंतजाम वही अपने कंधों पर उठाए हुए थे। मैं जैसे ही अपना फोन चार्जिंग पर लगाने के लिए कमरे में आया तो मेरा एक कजिन मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बोला, मुझे लगता है कि तुम घबरा रहे हो। देखो, अभी भी मौका है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर से भगाने में मदद कर सकता हूँ। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मेरा किसी ने साथ ही नहीं दिया। मैंने उसके सिर पर धीरे से एक चपत मारी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी मेरे चाचा कमरे में आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, आज से तुम सिर्फ हमारे बेटे नहीं रहोगे, बल्कि किसी की जिम्मेदारी भी बन जाओगे। इसीलिए हर एक कदम सोच समझ कर उठाना। मैंने मुस्कुराकर बस सिर हिला दिया, लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर के बाद मेरा दोस्त नीरज भी आ गया और मेरे पास आकर बैठ गया। मजाक करते हुए बोला, ओहो, आखिर दूल्हे राजा बन ही गए। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं हंस दिया और बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी शादी पर मुझसे ज्यादा तुम्हें खुशी हुई है। वो तुरंत बोला, खुशी तो होगी ना, मगर हाँ, मेरी एक एडवाइस भी गांठ बांध लो। मैंने उसे हैरानी से पूछा, कैसी एडवाइस? वो मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, देखो यार, शादी के बाद पत्नी पर शुरू से ही नजर रखनी चाहिए। आजकल का जमाना पहले वाला जमाना नहीं रहा है। समझ गए ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी और कहा, अरे यार, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। वो अपने कंधे उचकाकर बोला, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम खुद समझो, तुम्हारी मर्जी है। तभी पापा की बाहर से आवाज आई कि बारात जाने के लिए तैयार है। सब लोग तुरंत तैयार होकर बाहर आ जाएं। फिर आगे हम कोई और बात ही नहीं कर पाए। शादी का पूरा प्रोग्राम हंसी मजाक और खुशहाली में ही गुजर गया। सब लोग हमें खूब बधाइयां दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। मैंने अपनी दुल्हन को गहरे लाल रंग के लहंगे में देखा तो देखता ही रह गया। वो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए मेरी तरफ आ रही थी। कभी कोई उससे हंसी मजाक करता तो वो बिल्कुल धीरे से हंस देती। विदाई के बाद जब तक हम लोग घर पहुंचे तब तक रात होने को आ गई थी। घर की औरतें मेरी पत्नी को कमरे में लेकर चली गईं और मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ देर के लिए बाहर बैठ गया। नीरज मेरे पास आकर बैठा और धीरे से बोला, वैभव, एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ बताओ यार। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दूंगा। तुम जब अपनी पत्नी से जाकर मिलना तो उससे एक सवाल जरूर पूछना। मैंने हैरानी से पूछा, कैसा सवाल? वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, बस तुम इतना पूछना कि क्या वो शादी से पहले किसी को पसंद करती थी या नहीं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो वो गंभीर अंदाज में बोला, अरे भाई, अक्सर लोगों की हकीकत पहली रात को ही बाहर निकलती है, बाद में तो लोग सब कुछ छुपाना सीख जाते हैं। मैंने उसकी इस बात को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया, मगर ना जाने क्यों उसकी वो बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं गहराई तक बैठ चुकी थी। कुछ देर बाद मेरी भाभी आई और बोली कि आज की रात तो कम से कम अपने दोस्त को चैन से रहने दो, अब उसका पीछा छोड़ भी दो। तुम लोग भी जाओ, जाकर आराम करो। नई दुल्हन कब से दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है। ये सुनते ही सारे दोस्त हंसने लगे। मैं भी शर्माते हुए उठकर खड़ा हो गया। कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर पहुंचा तो देखा कि वो चुपचाप बैठी हुई थी। मैं भी शांति से जाकर उसके पास किनारे पर बैठ गया और हल्का सा अपना गला खकारा।
उसने धीरे से नजर उठाई और मुस्कुरा दी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। मैंने कहा, घर में तुम्हें किसी ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा हंसी मजाक तो नहीं हुआ? इतना कहकर मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर इसी तरह हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो अपने घर वालों, अपनी सहेलियों और तरह तरह की बातें करने लगी। मैं भी अपने घर और दोस्तों की बातें उसे बताता रहा। मुझे महसूस हुआ कि वो एकदम साफ दिल से सच्ची बात करने वाली लड़की है। वो बनावटी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बातें करते करते रात काफी गुजर चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे पास बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान मेरे दिमाग में नीरज की बात आ गई। मैं एकदम से चुप हो गया। फिर मेरे मुंह से वही सवाल निकल गया। मैंने उससे पूछा और कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, हाँ पूछिए। मैंने उससे कहा, क्या शादी से पहले तुम किसी को पसंद करती थी? मेरा ये सवाल सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और वो बिल्कुल शांत हो गई। उसने नजरें झुका ली और मैं पहली बार उसकी खामोशी का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। मैं बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो अभी भी अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चुप क्यों है। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो देखा कि उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। वो जैसे अजीब सी बेचैन जैसी लग रही थी। मुझे लगा कि शायद मैंने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसकी उससे मुझसे उम्मीद ही नहीं थी और इसीलिए उसकी ऐसी हालत है। फिर मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मेरी बात सुनकर उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सच नजर आ रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, जिसे सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या सच में? क्योंकि मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि उसका जवाब हाँ में होगा। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और चुपचाप एक बार फिर अपना सिर हिला दिया। इसके बाद वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों कहते कहते रुक गई। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी इस खामोशी ने मेरे दिल में ढेर सारे सवाल छोड़ दिए थे। मैंने फिर उससे आगे कुछ भी नहीं पूछा और बात बदल दी। वो भी फिर दूसरी बातें करने लगी, लेकिन अब ना तो पहले वाली खुशी हमारी बातों में दिख रही थी और ना ही मेरे दिल को पहले जैसा सुकून मिल रहा था। सुबह मेरी आंख घर के बाहर हो रहे शोर की आवाज से खुली। घर में काफी सारे रिश्तेदार थे, इसलिए सुबह से ही चहल पहल मची हुई थी। मेरी बहनें नई दुल्हन को किचन में लेकर गईं और मम्मी, मेरी पत्नी रजनी को हर एक चीज अच्छे से समझा रही थी। मैं जब फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि अभी भी वहां हंसी मजाक ही चल रहा था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उलझ चुका था, क्योंकि रजनी का वो एक शब्द अभी भी मेरे दिमाग में खटक रहा था। मेरे कानों से वो शब्द जैसे निकल ही नहीं पा रहा था। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में आया तो वो अपने बैग से कपड़े निकालकर अलमारी में एक एक करके रख रही थी। मैं कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा। मेरा दिल चाहा कि मैं एक बार फिर उससे पूछूं कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही थी, मगर फिर मैंने खुद को रोक लिया। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, आपको कुछ चाहिए है क्या? अगर चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने इनकार में सिर हिलाया और एक तरफ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। वो भी शायद मेरी बदली हुई हालत को अच्छे से महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने फिर 2-3 बार मेरी तरफ ध्यान से देखा, मगर मैं हर बार उससे नजरें चुरा लेता था। दोपहर होते होते और भी कई सारे रिश्तेदार घर पर आ चुके थे, क्योंकि नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। जो भी मेरी पत्नी को देखता वो उसकी खूब तारीफ करता, यहाँ तक कि उसके गुणों की भी खूब तारीफ हो रही थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। वो बार बार कह रही थी कि भगवान की कृपा से उन्हें बहू नहीं बल्कि बिल्कुल बेटी मिली है। मैं भी उन सब की बातें सुन रहा था, मगर मेरे कानों में उसका वही शब्द गूंज रहा था, हाँ। मैं खुद को कई बार समझाने की कोशिश करता कि अगर उसने मुझसे सच बोला है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि उसने अच्छा ही किया,
कि उसने सच बोल दिया। फिर हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी किसी के लिए पसंद तो हो ही जाती है। लेकिन अगले ही पल मेरे दिल में एक और आवाज उठी कि अगर ऐसा था तो फिर उसने पहले बताया क्यों नहीं, और आखिर वो कौन हो सकता था। शाम के वक्त नीरज दोबारा से घर आया। उस वक्त हम दोनों छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसने एकदम से फिर से वही किस्सा छेड़ दिया और हंसते हुए बोला, और बताओ, पहली रात में तुम्हारी बातचीत कैसी रही? मैं समझ गया कि वो अब किस बारे में आगे बात करेगा, इसलिए मैंने बात बदलने की कोशिश की। लेकिन शायद मेरा चेहरा इस बात को छुपा नहीं पाया। वो तुरंत मुझसे बोला, मुझे तो तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर न जाने क्यों और मैं ना चाहते हुए भी उस रात वाली बात कह दी। मैंने उससे पूछा था जो तुमने मुझसे कहा था कि वो क्या किसी को पसंद करती है, और उसने इस बात पर हाँ में सिर हिलाया था। मेरी बात सुनते ही नीरज के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने तुरंत गंभीर अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, फिर तुमने आगे उससे क्या पूछा? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। उसने कुछ कहना चाहा था, लेकिन फिर मैंने ही बात बदल दी थी। नीरज गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोला, पागल हो गए हो क्या? तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस तरह से आधी बात सुनकर कभी भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। मैं नीरज को समझाने की कोशिश की कि तुम कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो लगातार एक ही बात दोहराता रहा। वो कहता रहा कि अगर वो अच्छी लड़की होती ना, तो इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देती कि वो किसकी बात कर रही है। इस तरह से चुप रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और अगर वो चुप है तो कोई ना कोई बात उसके पीछे जरूर है। मैंने नीरज की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी एक एक बात मेरे दिल में बैठती जा रही थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो उस वक्त वो अपनी कुछ साड़ियां प्रेस कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि मम्मी जी ने कहा है कि कल हम सब लोग नानी के घर जाएंगे, आप भी सुबह जल्दी तैयार हो जाइएगा। मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर पास में आकर बोली, क्या बात है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैंने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। वहां ना तो मुझे मासूमियत दिख रही थी और ना ही कोई घबराहट, पर कोई बेशर्मी या डर भी नहीं था। मैं चाहता तो उसी वक्त उससे पूछ लेता कि तुम किसको पसंद करती थी, पर ना जाने क्यों नीरज की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि जिसको सच बोलना होता है ना, वो कभी भी मुंह बंद नहीं रखता। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर मैं करवट बदल ली। वो भी अपना काम खत्म करके दूसरी तरफ आकर लेट गई। लेकिन उस रात ना तो उसे नींद आई और ना मुझे। पूरी रात हम लोग करवटें ही बदलते रहे। हर बार मेरे दिमाग में वही पल नजर आता रहा जब उसने मेरी तरफ देखकर चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाया था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एक शब्द से शुरू होने वाली ये उलझन आने वाले दिनों में मेरी पूरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। शादी के बस कुछ ही दिन गुजरे थे। घर में अभी तक मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। कभी कोई मिलने आ जाता तो कभी कोई अचानक आकर घर में बैठ जाता था। रजनी सबके साथ बहुत ही आदर सत्कार के साथ पेश आती थी। मम्मी अगर किचन में काम कर रही होती तो वो खुद वहां जाकर तुरंत उनसे आराम से बैठने को कहती और सारा काम खुद संभाल लेती। कभी वो मेरी बहनों के साथ बैठकर हंसती तो कभी पापा की दवाइयों का ध्यान रखती। घर वाले धीरे धीरे उसके आदी होते जा रहे थे और हर कोई उसकी तारीफ करता था, मगर ना जाने क्यों रजनी की जितनी ज्यादा तारीफ मेरे कानों में सुनाई देती, मेरे दिल में उतने ही ज्यादा सवाल उठने लगते थे। मैं खुद भी इस बात पर हैरान होता था कि आखिर मैं इस एक बात को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक दिन जब सब लोग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे, मैं भी चुपचाप उन सबके साथ बैठा हुआ था। मेरी पत्नी एक एक करके सबको खाना परोस रही थी। जब वो मेरे पास आई तो मुस्कुराकर बोली कि आपके लिए मैंने आज अलग से सब्जी बनाई है, आपकी पसंद की। मुझे पता है कि आपको ज्यादा मिर्च पसंद नहीं है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मैंने उससे कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं कम मिर्च खाता हूँ। तभी मम्मी मेरी हैरानी समझ गई और वो तुरंत हंसकर बोली, अरे बेटा, मैंने ही रजनी को बताया था कि तुम्हें कम मिर्च पसंद है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे, लेकिन मैं ही उदास बैठा था और लगातार मेरी नजर बार बार रजनी के चेहरे पर ही जा रही थी। वो सबका ख्याल रख रही थी, इस तरह से जैसे कि वो न जाने कब से हमारे घर का हिस्सा हो। खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया तो वो मेरे ऑफिस के कुछ जरूरी कागजों को समेटकर एक तरफ रख रही थी। मैंने उसे ऐसा करते देखा तो रोक दिया। मैंने कहा कि
तुम मत करो, मैं खुद कर लूंगा। वह हंसकर कहने लगी कि अगर हर काम आप ही करेंगे तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है। ये कहते हुए वो हल्के से मुस्कुराने लगी। लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त भी यही ख्याल आ रहा था कि अगर ये लड़की किसी और से प्यार करती थी तो फिर मेरे साथ इतना अपनापन क्यों दिखा रही है। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दें, मगर मेरा दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। शाम को नीरज का मेरे पास फोन आया। उसने मुझसे घर के बाहर मिलने को कहा। कहने लगा कि काफी दिन हो गए हैं, हम लोगों ने बैठकर बात नहीं की है। मैं तुरंत ही उसके पास चला गया। हम दोनों उस वक्त एक छोटे से ढाबे में बैठकर चाय पी रहे थे। वो कहने लगा, और भाभी ने तो तुम्हें जोरू का गुलाम बना लिया है, या अभी भी तुम पहले की तरह एकदम आजाद मर्द बनकर घूम रहे हो। मैं मुस्कुराकर बोला कि नहीं, वो बहुत अच्छी है। घर में सभी लोग उससे बहुत खुश हैं। वो सबका बहुत ख्याल रखती है। नीरज ने मेरी बात काटते हुए कहा कि मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा। मैंने पूछा है कि पहली रात वाला सवाल अभी भी वहीं अटका है या उसका कोई जवाब भी मिला है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं इस बारे में अब और कोई बात नहीं करता। वो बोला, तुम भी अजीब हो यार। एक लड़की पहली रात खुद ये मान लेती है कि वो किसी को पसंद करती है और फिर तुमसे उसका जिक्र भी ना करे। मैंने कहा कि हो सकता है उसे भी मौका नहीं मिल रहा हो, या वो देख रही हो कि मैं भी खुद इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नीरज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम बहुत भोले हो वैभव। तुम्हें क्या लगता है कि भाभी को मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो तुम्हें कुछ बता नहीं रही हैं? अरे बेवकूफ, ऐसी बातें तो जानबूझकर छुपाई जाती हैं। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया। घर वापस लौटा तो उसका एक एक शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में रजनी मेरी बहनों के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। वो सब आपस में खूब हंस रही थी और खुश थी। मुझे देखते ही रजनी तुरंत खड़ी हो गई और बोली, अरे आप आ गए, मैं आपके लिए चाय बना दूं? मैंने कहा, नहीं, मैं खुद बना लूंगा। ये सुनते ही वो चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, क्या हो गया है? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? आप इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? मैंने उसकी आंखों में एकटक देखा। वो पहली बार बिल्कुल दुखी अंदाज में मुझसे सवाल कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। मैं चाहता था कि इसी वक्त उससे सब कुछ पूछ लूं, लेकिन ना जाने क्यों मेरी जुबान मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम ज्यादा सोच रही हो। इतना कहकर मैं पलटकर अपने कमरे में चला आया। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो भी शायद जाग रही थी, क्योंकि काफी देर बाद उसने धीरे से मुझे पुकारा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही चेहरा करके लेटी हुई थी और धीमी आवाज में बोली कि मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो कहने लगी कि देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है और उसके बारे में मुझे खुद भी एहसास नहीं है तो फिर जब तक आप मुझे सामने से नहीं बताएंगे मुझे पता कैसे चलेगा? और इस तरह से चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। उसके सवाल ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर मैंने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली और कहा, रात बहुत हो गई है, इसीलिए अब सो जाओ। तुम्हें तो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम भी करना पड़ता है, इसीलिए आराम से सो जाओ। उसे मेरी इस बात से तसल्ली नहीं हुई थी, लेकिन फिर आगे उसने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने मेरा लंच बॉक्स हाथ में पकड़ाया और मुस्कुराकर बोली कि अपना ख्याल रखिएगा और टाइम पर खाना भी खा लीजिएगा। मैंने उसके हाथ से लंच बॉक्स लिया, लेकिन मेरी नजर तभी अचानक उसके मोबाइल पर पड़ गई जो टेबल पर रखा हुआ था। उसी मोबाइल की स्क्रीन चमकी और किसी का मैसेज आया। वो एकदम से आगे बढ़ी और मोबाइल उठाकर उसने चुपचाप अपने पल्लू में छुपा लिया। ये पल बस कुछ सेकंड का ही था, लेकिन मेरे दिमाग में एक नई बेचैनी उठने लगी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और घर से निकल आया, पर पूरे रास्ते मेरे दिमाग में यही नजारा बार बार आता रहा कि आखिर वो मैसेज किसका था और उसने इतनी जल्दबाजी में वो मोबाइल उठाकर अपने पल्लू में क्यों छुपा लिया? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही थी? ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरा दिल अब काम में नहीं लग रहा था। सामने ढेर सारी फाइलें खुली हुई रखी थीं, लेकिन मेरी नजर बार बार मोबाइल की तरफ ही चली जा रही थी। कभी मेरा दिल कहता कि मैं बिना वजह ही ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन तभी वो नजारा आंखों के सामने आ जाता जब उसने ऐसा किया था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि हर इंसान की अपनी पर्सनल जिंदगी भी होती है, पर अगले ही पल नीरज की वो बातें याद आ जाती कि कुछ लोग सच्चाई को छुपाने में बहुत बड़े मास्टरमाइंड होते हैं। शाम को जब मैं घर आया तो हमेशा की तरह घर में खुशहाली का माहौल था।
मम्मी और पापा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरी बहनें फोन पर रील्स देखकर आपस में खूब हंस हंसकर मजाक कर रही थी और रजनी किचन से चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। उसने सबके सामने चाय रख दी। उसने मुझे आया हुआ देखा तो कहने लगी कि आज मैंने आपकी पसंद के मूंग दाल के पकौड़े बनाए हैं, गर्मा गर्म हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाइए और आकर खा लीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे उसे किसी भी बात की कोई चिंता ना हो। मैं भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। चाय पीते हुए मम्मी ने कहा कि कल तुम दोनों को तुम्हारी बुआ के घर जाना है और उन्होंने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। मेरी पत्नी तुरंत मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मी जी, और फिर मेरी तरफ देखने लगी जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन हम दोनों बुआ जी के घर पहुंचे तो वहां पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे। सब लोग रजनी से मिल रहे थे। कोई उसके कपड़ों की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी खूबसूरती की और कोई उसके गुणों की। वो सबसे हंसकर मिल रही थी और बड़े प्यार से सबको जवाब दे रही थी। मैं एक तरफ बैठा हुआ ये सब देख रहा था। इतने में मेरी बुआ जी की देवरानी मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। मैंने एक नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात पर खुश हो जाऊं या फिर दुखी हो जाऊं। वापसी में गाड़ी में काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर रजनी ने अचानक मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली कि आज आप पूरा दिन बहुत चुप रहे हैं, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ पल मेरे चेहरे को ध्यान से देखती रही, फिर दोबारा बोली कि आप जब झूठ बोलते हैं ना तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर चौंक गया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि तुमने तो कुछ ही दिनों में मुझे ज्यादा अच्छे से पहचान लिया है। वो धीरे से बोली कि इंसान अगर दिल से किसी को अपना मान लेता है तो फिर उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उसकी ये बात मेरे दिल पर सीधा जाकर लगी, मगर मैं फिर भी चुप रहा। रात को खाना खाने के बाद जब मैं लॉन में टहल रहा था तभी नीरज का मेरे पास फोन आ गया। उसने मुझे बाहर मिलने बुलाया, कहने लगा कि एक जरूरी बात करनी है। मैं तुरंत उससे मिलने चला गया। मुझे देखते ही वो बोला कि तुम्हें कुछ पता चला? मैंने कहा नहीं। उसने तुरंत पूछा कि तुमने उसका कभी मोबाइल देखा? मैंने कहा नहीं, ऐसी फालतू की हरकतें करने का मेरा दिल नहीं मानता। वो हंसकर कहने लगा कि अरे यार, तुम तो अभी भी लगता है फिल्मी दुनिया में ही जी रहे हो। अरे ये सब बकवास बातें होती हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझे? मैं थोड़ा नाराज होते हुए बोला कि देखो नीरज, मैं किसी की भी जासूसी नहीं कर सकता। वो गंभीर अंदाज में बोला कि मैं तुम्हें जासूसी करने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी घर गृहस्थी को बचा लो। अगर सचमुच सब कुछ ठीक है तो फिर उसका मोबाइल देखने में डर किस बात का है? मैं नीरज की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं सोचने लगा कि अगर मैं एक बार रजनी का मोबाइल चेक कर लूं तो शायद मेरे अंदर जितने भी सवाल हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। घर पहुंचा तो देखा कि रजनी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली कि मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाई हूं, पी लीजिए और फिर आराम से सो जाइए। थोड़ी देर में वो मेरे लिए दूध ले आई। मैंने फटाफट दूध खत्म कर लिया। तब तक वो मेरे सामने ही बैठी रही। फिर धीरे से बोली कि आपसे एक बात कहूं? मैंने उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली कि मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, मगर मुझे इतना जरूर महसूस होता है कि आप पहले वाले वैभव नहीं रहे। देखिए, मैं फिर आपसे एक बार कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता दीजिए। इस तरह मुझे सजा मत दीजिए। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। उसकी बेबसी भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को छिपाने की पूरी कोशिश की। मैं चाहता था कि इसी वक्त उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन नीरज की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाते हुए कहा कि जब सही वक्त आएगा तब इस बारे में बात कर लेंगे। ये सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। वो बोली ठीक है, और फिर अपने कमरे में चली गई। उसी रात तकरीबन 1 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि रजनी कमरे में नहीं थी। मैं धीरे से बाहर आया तो वो आंगन के एक कोने में बैठी मोबाइल को कान से लगाए हुए थी। वो बहुत धीमी आवाज में किसी से बातें कर रही थी। मैं उससे दूर था,
इसलिए उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। मगर जब मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि वो रो रही थी और धीमी आवाज में बोली कि मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें कभी भी सच नहीं बताऊंगी। ये सुनते ही मुझे गहरा झटका लगा। उसकी इस एक बात ने मेरे दिल में शक की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। वो मेरे बगल में ही लेटी हुई थी पर बार बार करवट बदल रही थी। हम दोनों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की। मेरी आंखें बंद थीं, मगर उसकी वो बातें मेरे दिमाग में लगातार गूंज रही थीं। मैं सोच रहा था कि आखिर वो इतनी रात को किससे बात कर रही थी। आखिर वो क्या कहना चाहती थी। वो किस बात का वादा कर रही थी और कौन सा सच था जो वो मुझसे छुपाना चाहती थी। मैं चाहता था कि उठकर उससे पूछ लूं कि वो ये सब क्या कर रही है और कौन सा सच है जो वो मुझसे छिपा रही है, लेकिन न जाने क्यों मैंने खुद को रोक लिया। शायद मैं उसके मुंह से खुद सब कुछ सुनना चाहता था। अगली सुबह हमेशा की तरह वो सबसे पहले उठ गई। जब मेरी आंख खुली तो वो मम्मी के साथ किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मेरी माँ रजनी के साथ बहुत खुश थी। मैं चुपचाप उन दोनों को किचन में खुशी खुशी काम करते हुए देख रहा था। जैसे ही रजनी की नजर मुझ पर पड़ी तो वो तुरंत मुस्कुराकर बोली कि अरे आप उठ गए, बस 2 मिनट और, मैं अभी 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 नाश्ता लगाती हूँ। उसके अंदाज में वही अपनापन था, मगर मेरे दिल में अब वो पहले वाली बात नहीं रही थी। नाश्ते के दौरान पापा अपनी पुरानी बातें बताकर खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मेरी बहनें भी उन्हीं बातों में लगी हुई थीं, मगर मैं ही मुंह बंद करके चुपचाप बैठा था। तभी माँ ने मुझे टोका कि तुम इतना चुप क्यों हो। मैंने झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए ऑफिस के काम का बहाना बना दिया। ऑफिस जाते हुए रजनी ने मुझे लंच बॉक्स पकड़ाया। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वो खिड़की के पास आकर बोली कि आज आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उससे थोड़ा रूडली कहा कि क्यों, कोई खास बात है क्या। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था कि आज हम सब लोग बाहर चलकर साथ में खाना खाएं। मैंने सिर्फ ठीक है कहा और फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऑफिस में लंच के टाइम पर नीरज वहीं आ गया, क्योंकि नीरज भी इसी ऑफिस में काम करता था। वो मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया और मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम रात को ठीक से सो नहीं पाए हो। ये सुनते ही मैंने उसे सारी बातें बता दी कि मैंने रात को रजनी को किसी से बातें करते हुए देख रहा था और वो कह रही थी कि मैं उन्हें कभी भी सच नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर नीरज बोला कि अब भी अगर तुम्हें शक नहीं हो रहा है तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और समझाया कि हो सकता है रजनी अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो या फिर घर की कोई बात हो जिसके लिए वो ऐसा बोल रही थी। ये सुनते ही नीरज जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला कि हर धोखा खाने वाला आदमी शुरू में यही सोचता है। फिर उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोला कि देखो वैभव, मेरी बात मानो, एक काम करो, आज रात तुम भाभी का मोबाइल जरूर देखना। अगर वो बेगुनाह हुई तो तुम्हारा शक वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो कसूरवार हुई तो सारी सच्चाई भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो घर में सब लोग खुश थे, क्योंकि आज हम सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे और मेरी दोनों बहनें रजनी के आसपास ही उछल कूद रही थीं, क्योंकि रजनी उन दोनों के स्टाइलिस्ट बाल बना रही थी। मैं एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था कि वो सबके साथ कितनी घुली मिली हंसी खुशी रह रही थी, मगर जैसे ही रजनी की नजर मुझ पर पड़ी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि आपने कुछ खाया है या नहीं, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? मैंने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम्हें सबकी इतनी चिंता क्यों रहती है। वो मुस्कुराकर बोली कि क्योंकि सब लोग मेरे अपने हैं। उसका ये जवाब सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल में उसके लिए नरमी आ गई, पर तभी वो रात वाला पूरा वाकया मेरी आंखों के सामने घूम गया। हम लोग जब तक खाना खाकर लौटे तब तक रात काफी हो गई थी और सब लोग बहुत थक गए थे, इसीलिए सब लोग जल्दी ही सो गए। रजनी भी आज जल्दी सो गई थी। बस मैं ही काफी देर तक जागता रहा। मेरे दिमाग में सवालों की बौछार हो रही थी। एक तरफ रजनी की मासूम शकल थी और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में उठते सवाल। आखिरकार मैं धीरे से उठा और मेज पर रखा हुआ उसका मोबाइल हाथों में ले लिया। उस वक्त मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से स्क्रीन ऑन की और मोबाइल पर नजर गड़ाई तो देखा कि उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। मैंने अपने अंदाज से 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन मोबाइल नहीं खुला।
मैं चुपचाप मोबाइल को वहीं पर रख दिया। अगली सुबह रोज की तरह ही रजनी घर के कामों में लगी हुई थी, लेकिन मैं लगातार उसके मोबाइल पर ही नजर रखे हुए था। दोपहर के समय वो मम्मी के साथ बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। वो बाहर निकली तो जल्दबाजी में मोबाइल कमरे में ही भूल गई। मेरी नजर तो उसके मोबाइल पर पहले से ही थी। मैं तुरंत लपक कर कमरे में पहुंचा, मोबाइल को हाथ में लिया और जैसे ही मैंने उसे ऑन करने की कोशिश की, तभी एक वॉइस मैसेज का नोटिफिकेशन उसके फोन पर आया, जिसमें ऊपर लिखा हुआ था मम्मी। इसका मतलब कि उसकी माँ ने ही उसे कोई मैसेज भेजा था। मैं कुछ पल के लिए मोबाइल देखता रहा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने सोचा कि फोन का लॉक तो खुलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस वॉइस मैसेज को ऊपर से ही टच करके सुन सकता हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? शायद इससे सारा सच सामने आ जाए। पर दूसरे ही पल ख्याल आया कि अगर मैंने उसका मोबाइल इस तरह से चेक कर लिया तो फिर ये तो भरोसा तोड़ने वाली बात हो जाएगी। मैं भी उलझन में ही था कि तभी बाहर से मेरी माँ की आवाज आई। वो कहने लगी कि अगर तुम अभी बाहर जा रहे हो तो हम दोनों को भी रास्ते में छोड़ देना। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत मोबाइल वहीं रखा और बाहर ऐसे निकला जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। हम लोग गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी अचानक रजनी को याद आया कि उसका मोबाइल तो अंदर ही छूट गया है। वो तुरंत बोलकर गई कि मैं बस अभी फोन लेकर आती हूँ। वो अंदर गई, कुछ सेकंड बाद वापस आई। उसकी नज़र मोबाइल पर ही जमी थी। उसने फिर अपना मोबाइल पर्स में रखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि मैं उसके कमरे में गया था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। मार्केट जाते हुए गाड़ी में मेरी माँ और रजनी लगातार क्या क्या खरीदारी करनी है, इसी को लेकर चर्चा करते रहे। वे लोग खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कभी वे लोग पापा के कपड़ों को लेकर चर्चा करते, तो कभी मेरी बहनों के कपड़ों को लेकर और कभी घर के सामान को लेकर। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था। कई बार रजनी ने मेरी तरफ देखा, पर मैंने अपनी नज़र सड़क से नहीं हटाई। मार्केट में पहुंचकर मम्मी एक दुकान पर चली गईं। वो भी उनके साथ में ही थी कि तभी अचानक नीरज का फोन आ गया और वो पूछने लगा कि तुम्हें कुछ मिला। मैंने धीरे से कहा कि मोबाइल तो मेरे हाथ में आया था, लेकिन उसका लॉक नहीं खोल पाया। वो झुंझलाने लगा और बोला कि तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। मैंने उससे कहा कि आज एक वॉइस मैसेज भी आया था जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। नीरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी और का नंबर अपनी माँ के नाम से सेव कर रखा हो। लोग तो ऐसा ही करते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। घर वापस लौट कर आए तो शाम हो चुकी थी। मेरी पत्नी शॉपिंग किए हुए सारे सामान को अच्छी तरह से लगाकर रख रही थी और मेरी बहनें अपने कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो रही थीं। उन्हें रजनी की पसंद बहुत अच्छी लगी। मेरी पत्नी ने भी उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि तुम मेरी बहन हो, तो तुम्हारे लिए मैं एक से एक अच्छी चीजें ही लाऊंगी। ये सब देखकर मेरी माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। वो कहने लगी कि भगवान हम सबके प्यार को हमेशा इसी तरह बनाए रखे, हमें कभी भी किसी की नजर ना लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को जब वो मेरे लिए कॉफी बनाकर लाई तो मुझे देते हुए धीरे से बोली कि आप मुझसे नजरें क्यों चुराते रहते हैं। मैं बेमन से कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो एकदम से मेरे सामने बैठ गई। मेरी तरफ ध्यान से देखकर धीमी आवाज में बोली कि अगर मैं आपको कोई बात बताना चाहूँ तो क्या आप मेरी बात पूरी सुनेंगे या फिर बीच में ही नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा शायद अब वो मुझे खुद ही सब कुछ बता देगी। मैं गंभीर अंदाज में बोला कि पहले बात बताओ, उसके बाद डिसाइड करूंगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक तभी बाहर से मेरी बहन ने आवाज दी, भाभी जल्दी से आओ, मम्मी आपको बुला रही हैं। वो एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराहट के साथ बोली कि चलिए ठीक है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मुझे अभी बताओ। उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर खड़ी होकर बोली कि अभी इतनी जल्दबाजी में मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा ना, जब हम लोग आराम से तसल्ली से बैठेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। फिर वो कमरे से चली गई और मैं बेबसी से उसे जाते हुए देखता रहा। अगले 2 दिन उसने कई बार मेरे साथ इत्मीनान से बैठकर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उसे जाना पड़ता। कभी मम्मी बुला लेती,
तो कभी कोई मेहमान आ जाता, तो कभी मेरी किसी बहन का कोई काम पड़ जाता, और मैं खुद भी ऑफिस में बिजी रह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत चाहती ही नहीं है कि वो मुझे अपने दिल की बात बता पाए। तभी मैं ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि नीरज मेरे केबिन में आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और बोला कि तुम अभी भी ऐसा लगता है फिल्मी दुनिया में ही जी रहे हो। अगर तुम्हारी पत्नी बेगुनाह होती ना, तो अब तक वो सबको साफ साफ बता चुकी होती। मैंने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है। वो कई बार मुझसे बात करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार बात अधूरी ही रह जाती है। वो ताना मारते हुए हंसा और बोला, हाँ यही तो उसकी होशियारी है, ताकि सामने वाले को ये लगे कि देखो, वो मुझे बताना तो चाह रही है, लेकिन सामने वाले को कभी सच्चाई भी पता ना चले, और तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें उसकी चाल ही समझ में नहीं आ रही। ये सुनकर मैं चुप हो गया। तभी नीरज ने केबिन की अलमारी से एक मोबाइल निकालकर मेरे सामने रखा और बोला, देखो, ये मेरे पहचान वाले की कहानी है। उसकी पत्नी भी इसी तरह से बहुत भोली भाली बन रही थी, और तुम्हें पता है, बाद में पता चला कि सालों पहले से उसकी किसी और से बातचीत हो रही थी। इसके बाद नीरज ने मुझे कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ मैसेज दिखाए। वो बार बार यही कहता रहा कि औरत की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये सुनकर मैं वहां से उठ गया, पर मेरे दिल में जो शक था वो अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। नीरज मुझसे बोला कि अब इस सच से पर्दा उठाने का एक ही तरीका है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, आज शाम को तुम बिना बताए घर पर जल्दी पहुंच जाओ और फिर देखो वो क्या कर रही है। कई बार ऐसे ही सच्चाई पता चलती है। चोर को चोरी से ही पकड़ा जाता है। मैंने नीरज की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम गलत साबित हो गए तो? वो बोला, फिर सबसे पहले मैं ही रजनी से जाकर माफी मांगूंगा, लेकिन अगर मैं सही निकला तो फिर याद रखना, फिर पछताने का कोई भी फायदा नहीं होगा। शाम को मैं अपने रोज के रूटीन के मुताबिक 2 घंटे पहले ही घर पहुंच गया। अंदर गया तो देखा कि सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी पापा तो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, और उस वक्त मेरी बहन भी घर पर नहीं थी। ड्राइंग रूम से मुझे कुछ हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं उस तरफ पहुंचा तो देखा कि रजनी हाथ में मोबाइल लेकर किसी से धीमी आवाज में बातें कर रही थी। मेरी आहट सुनकर वो एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत फोन बंद किया और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो जल्दी से बोली, अरे आप बहुत जल्दी आ गए। मैं सीधा सवाल किया कि तुम किससे बात कर रही थी। वो एकदम से चुप हो गई, फिर बोली कि माँ से बात कर रही थी। मैंने कहा, लाओ चलो मुझे फोन दिखाओ। उसने मेरी तरफ देखकर बोली, क्यों? मैंने कड़क अंदाज में कहा, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वाकई में तुम अपनी माँ से बात कर रही थी या फिर किसी और से बात कर रही थी। उसने पहली बार मेरा लहजा इस तरीके से सुना था, इसलिए उसकी आंखें भर आईं, पर उसने फिर भी मोबाइल अपने हाथ से छोड़ा नहीं। वो धीरे से बोली कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। मैं तीखे अंदाज में बोला, क्योंकि तुमने मुझे भरोसा करने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। मैंने कहा कि अगर तुम वाकई में इतनी ही सच्ची हो तो फिर मोबाइल मुझे दे दो। लेकिन फिर भी उसने मोबाइल को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ कर रखा और बोली कि अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि इसका मतलब यही है कि वो मुझसे कोई राज छुपा रही है। तभी बाहर से मम्मी पापा के आने की आवाज आई। वो तुरंत आंसू पोंछकर किचन में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। रात को काफी देर बाद जब सब सो गए तो वो धीरे से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। कहने लगी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मैंने गुस्से में कहा कि हर बार तुम यही कहती हो, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बताती। वो बोली, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है। मैं और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, आखिर कौन सा वक्त है? क्या जब मैं मर जाऊंगा उस दिन बताओगी? मेरी ऐसी बात सुनकर वो सहम गई। उसने धीरे से कहा कि मैं आपसे बस कुछ दिन ही तो मांग रही हूँ। मैंने पहली बार उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा कि इन कुछ दिनों में अगर तुम्हारी बात से मेरे दिल को सुकून नहीं मिला तो शायद हमारे इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन लगातार रोती रही। फिर उसने अपनी सफाई में एक शब्द नहीं कहा। अगली सुबह मैं नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया। दोपहर को नीरज का फोन आया। उसने फिर से वही सारी बातें दोहराई। मैंने फोन बंद किया, लेकिन मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो पड़ोस वाली एक आंटी मम्मी से बातें कर रही थी। उनकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है।
बेचारी को कभी कभी मायके भी घुमा लाया करो। आज जब अपनी माँ से बात कर रही थी तो बेचारी रोने लगी। लगता है माँ बेटी को एक दूसरे की बहुत याद आ रही है। आखिर माँ बेटी का प्यार होता ही ऐसा है। ये सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। मेरे दिमाग में फौरन वही बात आई कि अगर वो सच में अपनी माँ से बात करती है तो फिर मुझसे क्यों छुपा रही है। और इसी सवाल ने मेरे अंदर के शक की आग को और भड़का दिया। अगले 2 दिन घर का माहौल बड़ा अजीब सा रहा। पहले वो हर छोटी बड़ी बात पर मुझसे सलाह मशवरा करती थी, मगर अब सिर्फ खाना लगा दूं, चाय बना दूं, इतनी ही बात करती। मैं भी थोड़ा सा ही जवाब देकर चुप हो जाता। घर वाले भी समझने लगे थे कि हमारे बीच कोई खटपट हो गई है। शाम के वक्त मैं अकेला बैठा हुआ वही सब सोच रहा था जब उसने मुझसे कहा था कि हाँ, वो किसी को पसंद करती थी। तभी अचानक पीछे से रजनी आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही नरमी से बोली, आज आप बहुत चुप हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैंने एक झटके से उसका हाथ कंधे से हटाया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने पहली रात कहा था कि तुम किसी और को पसंद करती हो। आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या वो बात अभी भी सच है, और अगर है तो फिर तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? वो डरकर दूर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक बेबसी थी। वो धीरे से बोली, मैंने तब भी सच कहा था और आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मगर हर बार आपने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। आप मुझे हमेशा टाल देते हैं। मैं चिल्लाकर बोला कि मैं तुम्हें टालता नहीं हूँ, बल्कि हर बार बर्दाश्त किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ? मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि तुम किसी के ख्यालों में खोई रहती हो। तुम्हारी ये खामोशी मुझे जला रही है। आज फैसला हो जाएगा कि आखिर वो कौन है और क्यों तुमने ये सब मुझसे छुपा रखा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, बोली कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। वो जिसका मैंने जिक्र किया था, वो इतना ही कह पाई, लेकिन तब तक मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था और मेरा सब्र भी जवाब दे गया। मैंने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उसे चरित्रहीन कहते हुए इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सिर पीछे रखी मेज के कोने से टकरा गया। वो कुछ ही पलों में घर वाले हमारी इस तरह की आवाज सुनकर कमरे में आ गए। मम्मी भी मुझ पर चिल्लाने लगी और पापा ने मुझे ऐसा करते देखा तो उन्होंने 2-4 थप्पड़ खींचकर मेरे गाल पर रख दिए और कहने लगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई रजनी को धक्का मारने की। मेरी बहन रो रही थी और रजनी फर्श पर एकदम बेजान गिरी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। हम फिर तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर उसे सीधा आईसीयू में ले गए। मैं शीशे के बाहर खड़ा था। मेरे कपड़ों पर खून के दाग लगे थे। डॉक्टर जब बाहर आए तो उन्होंने गंभीर अंदाज में कहा कि चोट काफी गहरी है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगले कुछ घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आईसीयू के बाहर हॉस्पिटल की ठंडी कुर्सी पर पत्थर की तरह बैठा था। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और दिल की धड़कन काफी तेज थी। अंदर से आ रही मशीनों की बीप की आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। तभी नर्स बाहर आई और उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल रखा और कहा कि ये पेशेंट के साथ था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल को पकड़ा, स्क्रीन ऑन की तो देखा कि नोटिफिकेशन में अभी भी सबसे ऊपर वो वॉइस मैसेज दिख रहा था जिसके ऊपर मम्मी लिखा हुआ था। मैंने नज़र उठाकर सामने देखा तो मेरे माँ बाप बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी बहनें भी एक दूसरे को संभाल रही थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी एक बहन को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें भाभी के फ़ोन का कोड पता है? उसने तुरंत ही रजनी का फ़ोन अनलॉक कर दिया और फिर वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मैं वहां से उठा और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैंने गहरी सांस ली और फिर उस वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले किया जिसमें रजनी की रोती हुई हिचकियों से भरी दर्द भरी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वो रोते हुए कह रही थी कि मम्मी मम्मी, वो इंसान मुझे जीने नहीं दे रहा है। आपको याद है वैभव का वो दोस्त नीरज जिसके साथ पहले मेरा रिश्ता तय हुआ था? उस वक्त मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही थी, क्योंकि मैं तो शुरू से सिर्फ और सिर्फ वैभव को चाहती थी। मेरे दिल की हर एक धड़कन सिर्फ वैभव के लिए ही धड़कती थी। ये तो भगवान की कृपा थी कि आज मेरी शादी उन्हीं से हो गई है। मैं जब से उन्हें उस प्रोग्राम में देखा था तब से ही मैं उन्हें अपना सब कुछ मान बैठी थी। लेकिन नीरज को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने एक तरफा प्यार की जलन में मुझे बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। वो मुझे लगातार फोन पर धमकी दे रहा है कि अगर मैंने वैभव के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया
तो वो मेरी बसी बसाई गृहस्थी को बर्बाद करके रख देगा। उसने मुझे साफ कहा है कि वो मेरे पति को झूठे सबूत दिखाकर हम दोनों के बीच नफरत पैदा कर देगा और फिर हम कभी भी एक होकर नहीं रह पाएंगे। मम्मी, मैं सच्चाई बताने से डरती हूँ क्योंकि मैं अभी भी शायद वैभव का भरोसा जीत नहीं पाई हूँ। और नीरज तो वैभव का पुराना दोस्त है। अगर मैं उनसे कुछ भी कहूँगी तो नीरज उन्हें भड़का देगा, जबकि सच ये है कि मैं अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। मैं उन्हें सब कुछ बताकर अपना दिल बहुत हल्का कर देना चाहती हूँ, पर मेरी हिम्मत बार बार जवाब दे रही है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी की नींव सिर्फ और सिर्फ सच पर हो, हमारे बीच कोई भी बात छुपी न रहे। लेकिन नीरज की धमकियां और उसका डर मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है कि कहीं सच बोलने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी को बर्बाद ना कर दूं। पर फिर भी मैं सच्चाई जरूर उनके सामने रखूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वैभव मुझे एक मौका जरूर देंगे। वो वैसे इंसान नहीं है जो सुने बिना ही फैसला कर लें, पर मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अगर नीरज ने पहले ही सब कुछ बिगाड़ दिया तब फिर क्या होगा। इसके बाद मेरी सास की आवाज आई। वो दुखी और कांपती आवाज में बोली, बेटा तुम हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो। नीरज के साथ तुम्हारा रिश्ता करके हमने सबसे बड़ी भूल की थी। हमें क्या पता था कि वही नीरज वैभव का दोस्त निकलेगा। लेकिन तुम्हारा प्यार पवित्र है। वैभव तुम्हारे प्यार की सच्चाई को जरूर समझेगा और वो तुम्हारी बात को महत्व देगा। लेकिन मेरा कहना है कि अभी तुम चुप रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सच बोल देने से बात और ज्यादा बिगड़ जाए। हो सकता है नीरज सिर्फ तुम्हें डरा रहा हो और असल में वो ऐसा कुछ भी ना करे। वो चाहता हो कि तुम खुद ही अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर लो, इसीलिए वो तुमसे इस तरह की बातें कर रहा है। थोड़ा इंतजार करो, जब सही वक्त आएगा तब खुद ही सब ठीक हो जाएगा। पूरा वॉइस मैसेज खत्म होते ही मेरे हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। रजनी की वो बात मेरे कानों में गूंजने लगी कि वैभव मुझे अपनी पूरी बात करने का मौका जरूर देंगे। मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। आईसीयू के अंदर मेरी पत्नी नीरज की धमकियों के डर और अपने सच्चे प्यार को खो देने के डर के बीच जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, और बाहर मैं उसकी पवित्र मोहब्बत और मजबूरी के बोझ तले दबा हुआ था, जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं पछतावे से भर गया था। काश मैं उसे थोड़ा सा और वक्त दिया होता। काश मैं उसे ये एहसास दिलाया होता कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ। पहली रात उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया था, पर मैंने उसे पूरी बात करने का मौका ही नहीं दिया। हर बार वो मुझसे कहती रही कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, एक दिन मैं आपको खुद सब बता दूंगी। पर मैंने उसकी बात सुनने की जगह अपने शक की आवाज़ सुनी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नीरज पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया था। रजनी का हर एक पल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था कि वो कैसे मेरी दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी घुल मिल जाती थी, कैसे माँ के साथ हंसकर किचन में काम करती थी, मेरे पापा की सेवा करती थी, मेरी हर एक चीज का ख्याल रखती थी। मेरी खामोशी में डूबे रहने के बावजूद वो हमेशा मुझे वैल्यू देती थी। वो मुझसे दूर नहीं जा रही थी, बल्कि मैं खुद उससे दूर जा रहा था। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उन्होंने कहा कि पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन अभी उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। आप में से कोई एक व्यक्ति ही उनसे बात कर सकता है। मैं तुरंत दौड़कर रजनी के पास गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बुरी तरह से रोने लगा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो रजनी। मैंने तुम्हारी एक भी बात पूरी नहीं सुन सका। तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें ही मुजरिम बना दिया, जबकि मुजरिम तो मैं खुद था। उसने धीरे से अपने होंठ हिलाए और धीमी आवाज में बोली कि मुझे आपसे कभी भी नफरत नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो हमेशा से सिर्फ आपको चाहती थी। पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे। मैंने उससे कहा कि नीरज ने मुझे खूब भड़काया। वो मुझे हर दिन याद दिलाता था कि तुम किसी और को चाहती हो और मेरे साथ बेवफाई कर रही हो, और उसके बोए हुए शक के बीज ने मेरी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। इसी गुस्से ने आज मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया कि तुम मेरी वजह से अस्पताल में हो। रजनी ने कहा कि आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप कभी भी किसी के कान भरने पर यकीन नहीं करेंगे। रिश्ते कभी भी शक से नहीं बल्कि भरोसे से चलते हैं। मैंने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैंने उससे कहा कि तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और इस बार हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना रजनी। इसके बाद मैं उसे आराम करने को कहकर बाहर निकल आया। आज मुझे समझ आया था कि इंसान को बर्बाद करने के लिए
हमेशा किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आधी सुनी हुई बात, उसका गलत मतलब, बेवजह का शक और एक गलत दोस्त हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है। मैं उसी वक्त पागलों की तरह ऑफिस की तरफ गया, जहां मेरा वो धोखेबाज दोस्त नीरज था, जिसने मुझे बार बार रजनी के खिलाफ भड़काया। मुझे देखते ही वो बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक झटके में उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा दिया। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैं चिल्लाकर कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तुमने मुझे उसके खिलाफ किया, झूठ बोलकर हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज वो मुझसे हमेशा के लिए दूर जा सकती थी। मैंने खींचकर उसके 2-4 थप्पड़ मारे और उससे कहा कि आज से तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं है, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने दोस्ती के नाम पर कलंक लगा दिया है। वो कहने लगा कि मैं रजनी के एक तरफा प्यार में पागल था। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अगर रजनी मुझे नहीं मिली तो फिर रजनी को भी उसका प्यार नहीं मिलना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने नीरज से कहा कि प्यार जबरदस्ती पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया लोग ये बात कभी नहीं समझ सकते। इतना कहकर मैं वहां से चला आया। कुछ दिनों के बाद रजनी को डिस्चार्ज मिल गया। अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। मेरे सारे घर वाले और मैं खुद रजनी का बहुत ख्याल रख रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं हर रोज पछतावे की आग में जल रहा था। ना जाने कितनी बार मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग चुका था। रजनी ने मुझे माफ भी कर दिया था। वो मुझसे यही कहती थी कि आपने जो कुछ भी किया वो सिर्फ गुस्से में किया, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। सच कहूं तो गलती हम दोनों की ही थी, क्योंकि हमने कभी भी एक दूसरे से खुलकर अपने मन की बात कही ही नहीं। बस सही वक्त का इंतजार करते रहे। जब दो लोग आपस में बैठकर ठीक से बात नहीं करते हैं, तब किसी तीसरे को उन दो लोगों के बीच आने की जगह मिल जाती है। हमने भी यही गलती की और नीरज ने अपना खेल खेल दिया। लेकिन आज से हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से बातें नहीं छुपाएंगे, और अगर हमारे मन में कोई भी बात अटक जाती है तो हम अपनी उस गलतफहमी को तुरंत ही दूर कर लेंगे। रजनी की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। मैं अब उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था और उससे भी ज्यादा उसका ख्याल रखने लगा था। नीरज ने शर्मिंदगी की वजह से या फिर किसी और कारण से उस जगह की नौकरी छोड़ दी। वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं अब उसकी वो मनुष्य शकल कभी भी नहीं देखना चाहता था। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव भरोसा और खुलकर की गई बातचीत होती है। आधी अधूरी बात, बेवजह का शक और दूसरों के बहकावे में आकर लिया गया फैसला सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। इसीलिए हमेशा सच्चाई जानने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सकारात्मक सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई मेल दिखाई दे तो उसे केवल संयोग माना जाए। धन्यवाद।